नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वे सुबह आपदा प्रभावित क्षेत्रों की जमीनी स्थिति का आंकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए रवाना हो रहा हूं। सरकार इस कठिन घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण के द्वारा हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। तो नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद दार्जिलिंग में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसएसबी और पुलिस ने सघन जांच भी शुरू कर दी है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन को लेकर दार्जिलिंग में वाहनों की आवाजाही भी रोकी गई है। साथ ही प्रशासन की तरफ से हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। वाहनों की आवाजाही रोके जाने के बाद यहां सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। साथ ही आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद दार्जिलिंग में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एसएसबी और पुलिस ने सघन जांच शुरू कर दी है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन को लेकर दार्जिलिंग में वाहनों की आवाजाही भी रोकी गई है। साथ ही प्रशासन की तरफ से हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। वाहनों की आवाजाही रोके जाने के बाद यहां सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। साथ ही आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे है परिस्थिति अभी माहौल नेपाल में? अभी तक ठीक है। कहीं बस चल रहा है। कहीं बस में आया, अभी चाहिए क्या रोक गया है। सब गाड़ी रोक दिया है अभी। हाँ, रोक गया है। रास्ता में कोई जुलूस वगैरह निकला गया है? हाँ, जीरो से है। जुलूस है। हाँ, जुलूस है। क्या नाम है जी आपका? पीताम्बर कमला है। नेपाल का रहने वाले? हाँ। कहाँ का रहने वाले? हाँ? कहाँ का रहने वाले आप? हाँ, विराटनगर। नेपाल? हाँ, नेपाल विराटनगर। चलिए बात करेंगे अब राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना का जलस्तर जब बढ़ा तब रात भर जग जग कर अधिकारियों ने काम किया। हर जगह अधिकारियों ने अपनी भूमिका अच्छी निभाई, इसलिए उनको हमने प्रोत्साहित किया है और अब इस अभियान में भी हम काम करने की आवश्यकता है कि लोगों को वापस घर बसाने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत है सरकार उनमें उनकी मदद करेगी। जो किसानों का नुकसान हुआ उनको हम राहत राशि देंगे। इसी तरीके से दिल्ली फिर से अपनी लाइन पर खड़ी हो जाए, इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं करने की जरूरत पड़ेगी हम वो करेंगे। आने वाले दिनों के लिए रामलीला की तैयारी भी हमने कर ली है। पूरी दिल्ली दिवाली के लिए तैयार होगी। लोगों को वापस अपने घरों में बसाने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत है सरकार उसमें भी मदद करेगी। जो किसानों का नुकसान हुआ है उनको भी हम राहत राशि देंगे। पूरी दिल्ली तैयार होगी, सजेगी संवरेगी दिवाली की तैयारियों के लिए। और जो हमने पहले भी कहा कि जीएसटी रिफंड भी हम अपने सभी उद्योगपतियों को और व्यापारियों को देंगे। देखिए, बहुत मुस्तैदी के साथ में हमारे सभी अधिकारियों ने इस यमुना का स्तर जब बढ़ा और यमुना फ्लड प्लेन में पानी इकट्ठा हुआ, रात भर जग करके सभी अधिकारियों ने काम किया। जब रात को मंगेशपुर ड्रेन टूटी तो भी, अन्य जगह जब गुड़गांव की तरफ से पानी आया खेतों में तो भी, हर जगह अधिकारियों ने अच्छा अपनी भूमिका निभाई, इसलिए उनको प्रोत्साहित भी किया। और अभी इस रिलीफ में और भी काम करने की आवश्यकता है।
लोगों को वापस अपने घरों में बसाने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत है सरकार उसमें भी मदद करेगी। जो किसानों का नुकसान हुआ है उनको भी हम राहत राशि देंगे और इसी तरीके से फिर से दिल्ली अपनी लाइन पे खड़ी हो जाए, अपनी वर्किंग में लग जाए। इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं सरकार को खड़ी करनी है पूरी सरकार लग करके लोगों को वो सारी तैयारियां कराएगी और आने वाले समय में जो रामलीला और दुर्गा पूजा की तैयारियां, सिंगल विंडो सिस्टम हमने जो बोला है वो भी कावड़ की तरीके से हमारे सभी डीएम ऑफिसेज ने अपनी तैयारी कर ली है। किसी एक भी रामलीला समिति को या दुर्गा समिति को कहीं पे भी धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंगल विंडो सिस्टम पे उनको असिस्टेंस मिलेगा। पूरी दिल्ली तैयार होगी, सजेगी, संवरेगी दिवाली की तैयारियों के लिए। और जो हमने पहले भी कहा कि जीएसटी रिफंड भी हम अपने सभी उद्योगपतियों को और व्यापारियों को देंगे जो उनका सरकार की तरफ पिछली सरकारों से जो बकाया था। ईमानदारी से दिल्ली की सेवा में ये सरकार जुटी है। हमें किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि कभी छलांग मार के यहाँ तो कभी छलांग मार के वहाँ। हमारी जिम्मेवारी दिल्ली के प्रति है, दिन रात है, हर क्षण है और उसके लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। दिल्ली का एक एक व्यक्ति की दुख और तकलीफ में दिल्ली सरकार खड़ी है। मैं आज जो बच्चे गिर गए थे कल नहर पे, उन बच्चों के भी शोक संतप्त परिवार से मिलकर के आई हूं। उनको भी हमने सहायता राशि देने का बात कही है और इस पूरी नहर पे हम दोनों तरफ रेलिंग लगवा करके इसको सेफ भी करेंगे ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की घटनाएं ना हो। इसलिए हमने मुनक नहर की मेंटेनेंस हरियाणा गवर्नमेंट के पास पहले थी, अब इस मुनक नहर की मेंटेनेंस को दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ ले लिया है। बिल्कुल, जो अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन की जरूरत है। दिल्ली सरकार साल में एक बार ऐसा कार्यक्रम करेगी जिसमें हमारे बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट विभाग, बेस्ट एसडीएम, बेस्ट डीएम, हर कैटेगरी के अधिकारी जो अच्छा काम करके जनता की का प्रोत्साहन पाएंगे उसे सरकार भी सम्मानित करेगी। आपने उपराष्ट्रपति को मिलने जा रहे हैं, हमारी ओर से शुभकामनाएं रहेंगी, हम बधाई देने जाएंगे। तो वहीं माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा लगातार 15वें दिन भी प्रतिकूल मौसम और क्षेत्र में कई भूस्खलनों के कारण स्थगित रही। अधिकारियों ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया क्योंकि लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है और मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए आवाजाही असुरक्षित हो गई है। दरअसल भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। हालात सामान्य होने और मौसम साफ होने के बाद यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा लगातार 15वें दिन भी प्रतिकूल मौसम और क्षेत्र में कई भूस्खलनों के कारण स्थगित रही। अधिकारियों ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया है क्योंकि लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है और मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए आवाजाही असुरक्षित हो गई है। दरअसल भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। हालात सामान्य होने और मौसम साफ होने के बाद यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में बुलंदशहर के लाल प्रभात गौड़ शहीद हो गए। वहीं प्रभात गौड़ का पार्थिव शरीर को आज बुलंदशहर में उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। बता दें कि सोमवार को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जवान प्रभात गौड़ शहीद हुए थे, जहां उनकी शहादत की खबर के बाद से ही परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरे गांव में मातम का माहौल है। देखिए किस तरीके से उनका परिवार बिलख बिलख कर रो रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में बुलंदशहर के लाल प्रभात गौड़ शहीद हो गए। वहीं प्रभात गौड़ का पार्थिव शरीर आज बुलंदशहर में उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। बता दें कि सोमवार को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जवान प्रभात गौड़ शहीद हो गए थे, जहां उनके शहादत की खबर के बाद से ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे गांव में मातम का माहौल है। देखिए किस तरह से उनका परिवार बिलख बिलख कर रो रहा है। हम पे प्रधान के माध्यम से, मतलब यहाँ के माध्यम से जो है
अब फोन आया गाजियाबाद 1 बजे करीब, वहाँ से हम जाओ। चक्रवात जी के कितने बच्चे हैं, कौन है? उनके 2 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है, छोटा लड़का है। और सेना में कब सर ये भर्ती हुई? ये 98 के करीब शायद, या सही ना समान। कब पार्थिव शरीर का गांव पहुंचेगा, कुछ सूचना नहीं? 12 बजे करीब बताएंगे, होगी तो वहाँ फ्लैट ना चल पा रहे, वो शायद या तो शाम को या फिर सुबह। कल उनका अंतिम संस्कार कल होगा? कल की उम्मीद है जी, अभी सूचना तो कुछ है ना। मुझे कल 1:30 बजे सूचना मिली गाजियाबाद में। क्या सूचना सर? प्रधान ने फोन करा था कि ऐसे ऐसे तुम्हारा भाई जो है गोली लग गई है। मैं कैसे, फिर वहाँ से फिर हम चल दिए यहाँ पर आए। वह 1998 में भर्ती हुआ था, 27 साल हो गए उसे जॉब में। उनके परिवार में कौन कितने बच्चे हैं, कौन कौन? 2 बच्चे हैं, एक बेटी है बड़ी वाली, बड़ी बेटी है बीकॉम कर रही है, छोटा बेटा है जो 5वीं में पढ़ रहा है। हम 3 भाई हैं, ये बीच वाला भाई था। आर्मी में कब से भर्ती हुई? 1998 में। यहाँ गांव में कब पार्थिव शरीर आने की? कल तक है उनमें, अंतिम संस्कार कल ही होगा? कल ही होगा। तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज यानी कि 9 सितंबर को बस्ती जिले का दौरा करने के लिए पहुंचे और इस दौरान वहां उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर का उद्घाटन और भूमि पूजन भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यानी कि 9 सितंबर को बस्ती जिले का दौरा करने पहुंचे हैं। इस दौरान वहां उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर का उद्घाटन कर भूमि पूजन किया है। तो वहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई और इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री एवं जिला प्रभारी सचिवों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार आमजन को हर संभव मदद पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी संवेदनशीलता के साथ जानमाल के नुकसान पर तत्परता के साथ सहायता उपलब्ध कराएं, चिकित्सा सेवाएं एवं खाद्य सामग्री की उपलब्धता सहित आवश्यक सेवाओं को निर्बाध एवं नियमित रखने और पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने निचले इलाकों और जल भराव वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभारी मंत्री और सचिव जिला कलेक्टर्स के साथ निरंतर संपर्क स्थापित कर बांधों की नियमित मॉनिटरिंग करें और समय पर गेट खुलवाकर पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री एवं जिला प्रभारी सचिवों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार आमजन को हर संभव मदद पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी संवेदनशीलता के साथ जानमाल के नुकसान पर तत्परता के साथ सहायता उपलब्ध कराएं। चिकित्सा सेवाएं, खाद्य सामग्री की उपलब्धता सहित आवश्यक सेवाओं को निर्बाध एवं नियमित रखने और पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने निचले इलाकों और जल भराव वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभारी मंत्री व सचिव जिला कलेक्टर्स के साथ निरंतर संपर्क स्थापित कर बांधों की नियमित मॉनिटरिंग करें और समय पर गेट खुलवाकर पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए। चलिए बात करेंगे अब यहाँ पर हरियाणा की, जहाँ बाढ़ से देश के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं और ऐसे में हरियाणा में बाढ़ ने कई गांव को अपनी चपेट में ले लिया। कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज यमुना नदी में बाढ़ से प्रभावित कई गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए मुआवजे की मांग कर डाली है। बाढ़ से देश के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं, ऐसे में हरियाणा में बाढ़ ने कई गाँव को अपनी चपेट में ले लिया। कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज यमुना नदी में बाढ़ से प्रभावित कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए मुआवजे की मांग की।
जलमग्न हो गए 7,300 गांव में से, और सैनी साहब कहते हैं कि कहीं बाढ़ ही नहीं है। कब देंगे इनको मुआवजा? इस ज़मीन की कीमत जो 1,500 एकड़ भूमि चली गई है, उस ज़मीन की कीमत किसान को कब देंगे? कम से कम 60-70 लाख रुपया प्रति एकड़ जो है उसको इस ज़मीन की कीमत मिलनी चाहिए। 50,000 रुपया प्रति एकड़ का हर किसान को फसल नष्ट होने का मुआवजा मिलना चाहिए। 15 लाख एकड़ नष्ट हो चुकी। काश नायब सैनी जी आकर देख सकते मेरे पीछे यहाँ, अगर देख सकते तो उन्हें पता चलता कि यमुना मैया किस प्रकार से किसान की ज़मीन हर रोज़ ले रही है। और मुझे तो ये लगता हमारे अब तो कमालपुर गांव को ही खतरा है, उसकी आबादी को। परंतु अफसर आए, एक पैसे की मदद नहीं की। ये तो इनकी हिम्मत है, गांव और गवांड के लोगों की हिम्मत है। इनके जज्बे को सलाम। इनके जज्बे के आगे हम सब नतमस्तक हैं कि इन्होंने अपने आप खुद मुख्तियार बन के इंतज़ाम किया। सरकार का कोई भूमिका नहीं। सरकार के अफसर आए, फ़ोटो लेकर चले गए ताकि जीआई टैगिंग करें और भ्रष्टाचार का एक नया आयाम स्थापित हो। कब मुआवजा मिलेगा? कब मुआवजे की घोषणा होगी? 50,000 रुपया प्रति एकड़ फसल का मुआवजा, 50-50 लाख रुपया एक एक मकान के अंदर नुकसान है। गरीब से गरीब आदमी के मकान में भी 2 लाख रुपए का नुकसान है। वो मुआवजा कब मिलेगा? मवेशी जो बह गए उसका मुआवजा कब मिलेगा? ज़मीन जो बह गई उसका मुआवजा कब मिलेगा? ट्यूबवेल जो चले गए उनका मुआवजा कब मिलेगा? और सारी सड़कें जो टूटी पड़ी हैं, स्कूल, स्टेडियम, वाटर वर्क्स ख़त्म हो गए, वो कब रिस्टोर होंगे? ये सारे जवाब बीजेपी सरकार को देने चाहिए। और हमारा एक सवाल और है। अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कल हवाई दौरा करेंगे, यानी हवाई जहाज से 15, 20, 25 हज़ार फुट से देखेंगे, वो भी पंजाब और हिमाचल को। आप मुझे बताइए, हिमाचल की चोटियों पे 25,000 फुट से नीचे ज़मीन नज़र आएगी? पंजाब की भूमि नज़र आएगी? और हरियाणा क्यों नहीं? उत्तराखंड क्यों नहीं? क्या हरियाणा के लोगों ने कोई अपराध किया है कि प्रधानमंत्री हरियाणा आ नहीं सकते? हम सब उनके, अगर उनको सुरक्षा की दिक्कत है तो हम सब उनके सुरक्षा गार्ड बनेंगे। कमालपुर गांव आइए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। हाँ, आइए, हमारी पीड़ा देखिए, इसका पक्का इंतजाम करिए। अगर दूसरी तरफ यूपी में बंद बन सकता है तो यहाँ पत्थर और जाली से बंद क्यों नहीं बन सकता? गांव कैसे जिंदा रहेगा? यमुना मैया तो गांव तक पहुंच गई है, मंदिर तो देख लीजिए लगभग समा ही गया है। तो कैसे चलेगा प्रदेश और देश? मुख्यमंत्री को, जिनकी नाकारा और निकम्मी सरकार ने हरियाणा को यहाँ पहुँचा दिया, श्रीमान नायब सैनी को हेलीकॉप्टर से उतरना चाहिए और आकर यमुनानगर के एक एक खेत में जाकर वास्तु स्थिति देखकर मरहम लगाना चाहिए। चलिए, बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए काशीपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा राज्य इस समय आपदा का सामना कर रहा है और हम उन सभी लोगों के साथ हैं जो ऐसे समय में पीड़ित हैं। हमारा पूरा प्रयास है ये सुनिश्चित करना कि उनका जीवन पहले जैसा हो। हमने उन लोगों को हर संभव मदद देने का संकल्प लिया है जो बेघर हो गए हैं और जिन्होंने अपने प्रियजनों को भी खो दिया है। आज एक बैठक के बाद सभी जिलाधिकारी और विशेष रूप से पीडब्ल्यू विभाग को 15 सितंबर तक सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए भी कहा गया है। इस समय पूरा राज्य हमारा आपदा ग्रस्त है और ऐसे समय में हम हर एक आपदा में जो ग्रसित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके दुख में उनके साथ हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि उनका जनजीवन पहले की तरह हो, व्यवस्थित हो, सामान्य स्थिति में आए। हर प्रकार की मदद, हर प्रकार की सहायता, जो हमारे बेघर हो गए लोग हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनको हर संभव सहायता का हमने संकल्प लिया है। हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारी पूरी सरकार ग्राउंड जीरो पर उतर रही है और सभी अधिकारी, सभी प्रशासन के लोग, हमने उनको भी सभी को कहा है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर सबकी मदद करनी है। नई जगह का चयन कर लिया गया है और जल्दी ही जो है नई जगह का चयन होने के बाद उस पर काम प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं, ये हमारी बहुत प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि मैंने आज भी प्रातःकाल जो है बैठक करके सभी अधिकारियों को, सभी जिलों के जिलाधिकारियों को और विशेषकर से हमारा जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उनको कहा है कि 15 तारीख तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें और जैसे ही मानसून थमता है
उसके तत्काल बाद गड्ढा मुक्ति की कार्रवाई शुरू की जाएगी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।